मैं चाहूंगा कि एक चीज और आप बड़ा ही साफ तरीके से, साफ गोई से बता दीजिए, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी की चर्चा इन दिनों बहुत होती है और उसमें कहा जाता है कि प्रिसीजन, परफेक्शन बहुत होता है, और अभी आपने कहा भी, तो लोगों को क्या विश्वास करना चाहिए कि इंसान से ज्यादा मशीन ज्यादा परफेक्ट होगा और रोबोटिक सर्जरी के पीछे ज्यादा जाना चाहिए, ना कि मैनुअल सर्जरी के पीछे? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, टेक्नोलॉजी जो है हम सबको अलग अलग, जैसे आप जो काम करते हैं, आपका ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, पर आज से कुछ साल पहले चले जाएं तो आप जाके लोगों को एड्रेस करते होंगे, अखबार के जरिए लोगों को पता लगता होगा। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं उसको और बेहतर कर देती है, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए और उसका इस्तेमाल सही पेशेंट के लिए किया जाए। तो डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर रहा है रोबोट। आपको सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं, कौन डिसाइड करेगा? आपके डॉक्टर। आपकी सर्जरी की बोन पे जो भी इम्प्लांट डालना है, उससे पहले आपके ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है वो कौन करेगा? आपका सर्जन। उस इम्प्लांट को, उस पर्टिकुलर नी रिप्लेसमेंट के पार्ट को आपकी बॉडी में कहाँ डालना है, ये कौन प्लान करेगा? आपका सर्जन प्लान करेगा। रोबोट या कोई भी टेक्नोलॉजी एक स्मार्ट असिस्टेंट है। एक स्मार्ट असिस्टेंट वो चीज़ करता है जो आप उसे करने को कहते हैं, जो आप उससे डिमांड करते हैं। पर क्या वो मेरी लाइफ को आसान कर सकता है, मेरे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकता है? आंसर है हाँ। पर क्या हम नी रिप्लेसमेंट को मैनुअल तरीके से भी सक्सेसफुली कर सकते हैं? इसका भी आंसर हाँ है। अगर आपको आज अपने घर से एक किसी नई जगह पे जाना है, तो आज से कुछ साल पहले आप किसी को रोक के पूछेंगे, भाई साहब ये जगह कहां पर है? पर आज आप गूगल पे डाल लेते हैं। पर अगर आप गूगल को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो आप गलत जगह पे पहुंच जाएंगे। ये भी पक्की बात है, ये सबके साथ हुआ होगा। तो टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करना आना जरूरी है, जिसके लिए आपके जो डॉक्टर हैं उनको उसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आपके एडवांटेज के लिए कैसे यूज करेंगे और क्या आप सही कैंडिडेट हैं या नहीं। ये सिलेक्शन हम सब डॉक्टर्स बहुत सोच समझ के करते हैं। हम हर पेशेंट को, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, नी रिप्लेसमेंट एडवाइस नहीं करते। पर अगर आप सही पेशेंट हैं और मैं आपकी सर्जरी करता हूं तो मैनुअली भी अपने तजुर्बे से आपको ठीक कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं अगर रोबोटिक यूज करूंगा टेक्नोलॉजी, तो क्या वो रिजल्ट बेहतर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और क्या आज जो हम रोबो यूज कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद इससे बेटर रोबोट नहीं आएगा? ये भी आंसर हाँ है कि आएगा ही आएगा। बिकॉज हम लोग कॉन्स्टेंटली मेडिकल टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है पेशेंट बेनिफिट के लिए। आई वुड लाइक टू से वन थिंग, कि कोई भी टेक्नोलॉजी की हम बात कर लें, कोई भी टेक्निक की हम बात कर लें, किसी भी सर्जन की हम बात कर लें, किसी भी चीज़ की हम बात कर लें मेडिकल के अंदर, एक ही उद्देश्य है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कैसे हो, आप जल्दी से अपने काम पे वापस कैसे जाएं, कैसे आपका जो भी इलाज हमने किया उससे आपका मिनिमम टाइम वेस्ट हो और मैक्सिमम आपको आउटपुट मिले और आप सेफ्टी से वो सर्जरी करके या वो ट्रीटमेंट करके अपने घर वापस जाएं। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसीलिए सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अर्थराइटिस कॉमन बीमारी है, हम अक्सर सुनते हैं अर्थराइटिस, और अर्थराइटिस होते ही लोग समझ लेते हैं कि अब तो लंगड़ा के ही चलना होगा, ये ऑर्गन अब तकलीफ ही देगा। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि एक अर्थराइटिस से सफर कर रहे पेशेंट को कब सर्जरी ऑप्ट करना चाहिए? क्योंकि ये भी बड़ी भ्रांतियां रहती हैं कि इलाज तो करा लेंगे, दवा खाएंगे, चलिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाएंगे, लेकिन सर्जरी नहीं कराएंगे, सर्जरी हमें और प्रॉब्लम में डाल देगा। और मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैंने लंबे समय तक हेल्थ भी कवर किया। मैं कई जगह जाता था, लोगों से बात करता था, वो कहते थे नहीं हड्डी में ऑपरेशन कराए तो गए, और वो उनकी सोच इस तरह की होती थी। इसलिए मैं आम लोगों के मन में जो भ्रांतियां होती हैं, ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एक अर्थराइटिस से सफर कर रहे पेशेंट को कब सर्जरी ऑप्ट करना चाहिए? बिल्कुल सही। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आर्थराइटिस जो है ना बहुत तरह का होता है, पर मैं सरल भाषा में आपके व्यूअर्स के लिए बता देता हूं। एक आर्थराइटिस होता है जिसमें उम्र के साथ हड्डी घिसती है। दूसरा आर्थराइटिस होता है जिसमें आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया या कोई ऐसी बीमारी है जो कि जेनेटिकली चल रही है, जिससे आपका जोड़ खराब होता है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक कॉमन टर्म है, जिसको गठिया बाय बोला जाता है। तो गठिया बाय की बीमारी है, या उम्र के साथ घुटना घिस रहा है,
या जैसा मैंने बताया कि किसी के बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ गया, उन्होंने ट्रीटमेंट टाइम से नहीं लिया तो उसकी वजह से घुटना घिस रहा है, या आपको कुछ चोट लगी, कुछ फ्रैक्चर हुआ घुटने में और उसकी वजह से घुटना घिस रहा है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। अब समझो कि आर्थराइटिस अगर शुरू हुआ है तो मैंने बताया ना, बहुत सारे पेशेंट्स को सिर्फ दवाइयों से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक किया जा सकता है। पर अगर आर्थराइटिस एडवांस हो गया, मतलब हमारी गद्दी घिस गई, हमारी ग्रीस सूख गई, हमारी हड्डी से हड्डी टच हो गई, तो उन पेशेंट्स को दवाइयों से फ़ायदा नहीं मिलता। हम कुछ 2-3 सवाल पेशेंट से पूछते हैं। सबसे पहला तो उनका एक्सरे देखते हैं कि एक्सरे में क्या हड्डी से हड्डी टच होने लग गई, क्या ये जो मेरे घुटने का जोड़ है, जो इसके बीच में जो गैप है, हम जब एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में हम ये देखते हैं कि जांग की हड्डी और टांग की हड्डी के बीच में कुछ खाली जगह है क्या। ये खाली जगह होती है इस गद्दी की वजह से, जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, कुशन है जो। अगर ये कुशन घिस जाए तो ये हड्डी इस हड्डी से टच हो जाती है एक्सरे में। अगर ऐसा टच हो गया है तो इसका मतलब आर्थराइटिस एडवांस स्टेज में है। इसके बावजूद भी हम दूसरा सवाल पेशेंट से पूछते हैं, क्या आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सोचना पड़ता है कि मैं इस काम को अब नहीं करूं क्योंकि मेरे को घुटने में तकलीफ हो जाएगी। कि जैसे समझो एक शादी में जाना है, आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं जाती वहाँ पे क्योंकि वहाँ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सीढ़ियाँ हैं। मैं इनके घर नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। या मैं पेशेंट अक्सर सोचते हैं कि हम मंदिर जाते थे पहले, अब नहीं जा पाते क्योंकि घुटने में दर्द होता है। और तीसरा सवाल कि क्या आपको रेगुलर बेसिस पे पेन किलर खाना पड़ता है। अगर आपके घुटने में बोन ऑन बोन यानी कि हड्डी से हड्डी टच हो गई, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके घुटने में दर्द है। और तीसरी चीज़, आपको रेगुलर पेन मेडिसिन खाना पड़ रहा है। ये 3 रेड फ्लैग्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अगर हो रही हैं तो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति में पेशेंट मुझे कहता है कि अरे डॉक्टर साहब हमें किसी ने बताया था कि अगर ऑपरेशन करा लिया ना हड्डी का तो गए, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आप अभी नहीं गए? आप अभी क्या जी रहे हैं ज़िंदगी? आप बैठे हैं घर में, आप बहुत एक्टिव एक लाइफस्टाइल जी सकते हैं, आपके शरीर में और कोई बीमारी नहीं है, ना आपको शुगर है, ना बीपी है, ना थायराइड है, पर फिर भी आप घर में बैठे हैं, तो आप डरे हुए हैं। और इसीलिए इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम सर्जन हैं तो आपकी सर्जरी ही करेंगे, सही नहीं है। और अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो आपको कुछ हो जाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि आप सर्जरी करके बहुत अच्छे हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी सर्जरी अच्छी टेक्निक से और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके और अच्छा इम्प्लांट यूज़ करके तब की जाए जब सर्जरी ही सिर्फ चॉइस है और कोई ट्रीटमेंट उसका बचा नहीं है। जब तो ये आपने सुना, जब सर्जरी ही चॉइस है और कोई ट्रीटमेंट नहीं बचा है तो निश्चित तौर पर आपको सर्जरी करना चाहिए। और अगर आप सर्जरी ऑप्ट नहीं करेंगे तो अगला सवाल मैं डॉक्टर साहब से पूछने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप फिर भी डरते रहेंगे, इलाज नहीं कराएंगे, तो इलाज नहीं कराने का परिणाम क्या आपको भुगतना पड़ेगा, ये भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आप अपनी ही बीमारी को लंबे समय तक इग्नोर करते रहेंगे। इसलिए बेहतर डॉक्टर को कंसल्ट करिए, जैसे डॉक्टर पंकज हैं। ये इन्होंने बड़ा साफ कहा कि हर समय नी में दर्द हो तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, हर समय हिप में दर्द हो तो हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो सर्जरी जरूर कराना चाहिए। और अगर आप नहीं कराएंगे तो किन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं वो सुन लीजिए, डॉक्टर पंकज आपको बताएंगे। सबसे पहले तो 2 हिस्सों में इस बात को समझ लेते हैं। एक तो होती है जो फिजिकल चैलेंज हमें होता है, मतलब मेरे को कूल्हे में दर्द है या घुटने में दर्द है और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को यानी कि आप कैसी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, इसको हर इंसान अलग तरीके से देखता है। एक हाउसवाइफ या घर में काम करने वाली लेडी ये सोचेंगी कि मैं अपने बच्चों का खाना नहीं बना पा रही क्योंकि मैं किचन में खड़े होकर काम नहीं कर पा रही। एक ऑफिस गोइंग इंसान ये सोचेगा या एक सीनियर सिटीजन ये सोचेगा कि भाई मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना पसंद है लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहा हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। साथ ही साथ एक मानसिक भी इसका असर होता है। आप देखेंगे वो लोग जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, आप उनकी मॉर्निंग वॉक बंद करा दीजिए, वो परेशान रहने लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको अपने मन से बड़ा रहता है कि अरे आज हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको फिजिकली भी चैलेंज करती है, यानी कि दर्द देकर, परेशानी देकर, रेस्ट्रिक्शंस देकर, और साथ साथ आपको मानसिक रूप से भी बदल देती है। लोगों का स्वभाव बदल जाता है। आपको ये लगता है कि अब हम ज़िंदगी जी के क्या करेंगे, अब मैं घूम के क्या करूँगा, और घर में अगर शादी ब्याह है तो आप सब लोग जाओ, मैं घर में बैठा हूँ, मैं घर का ध्यान रख लूँगा। आपने देखे होंगे ऐसे बुज़ुर्ग अपने घर में। तो ये ऐसी क्वालिटी
ऐसी ज़िंदगी उनको ना देके उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी चाहिए। जो मेडिकल बातें हैं कि घुटना और टेढ़ा हो जाएगा, घुटने में बहुत तिरछापन आ जाएगा, आपको बहुत सारे पेन किलर्स खाने पड़ेंगे, ये सब बातें आप समझते हैं। लेकिन मैं एंड में आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपने अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि आपको इलाज से डरना है या इलाज करना है। और मैं कहना चाहूँगा कि इलाज से डरना नहीं है, और इलाज से इसलिए नहीं डरें क्योंकि अब बेहतर डॉक्टर पंकज अवेलेबल हैं। मैं आपसे एक सवाल अंत में यही करूँगा कि वैसे व्यक्ति जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाते, उनके लिए कहा जाता है कि आप बहुत सारे प्रोटीन से दूर रह जाते हैं, बहुत सारे मिनरल से दूर रह जाते हैं। तो वैसे लोगों को अपने बोन की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग आजकल विगन डाइट की बात करते हैं, वो दूध नहीं लेते और कहते हैं दूध में कैल्शियम होता है जो कि हमारे बोन को बहुत अच्छा रखता है। वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? मैं चाहूंगा ऐसे लोगों को भी एड्रेस करें और बताएं कि कैसे अपनी हिफाजत वो ठीक ढंग से रख सकते। जी, सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपका वेजिटेरियन होना या नॉन वेजिटेरियन होना ये ज़रूरी नहीं है आपकी अच्छी बोन हेल्थ के लिए। अगर आप वीगन हैं, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, तीनों ही सिचुएशंस के अंदर आप अपनी हड्डी को मजबूत रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप डेली वॉक के लिए जाते हैं, कोई भी आप योगा करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं वो हमारी हड्डी को मजबूत रखती है। जैसे हम बोलते हैं ना, दिमाग एक ऐसी चीज़ है इसको इस्तेमाल करो तो तेज़ होता जाता है। हड्डी और मसल भी ऐसी चीज़ है इसको इस्तेमाल करो तो स्ट्रांग रहती है। जैसे लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स बन जाती है, जाना बंद कर दो तो वो ख़राब हो जाती हैं, वैसे ही हो जाती हैं पहले जैसी। तो आपको एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पसंद करते हैं वो एक्सरसाइज दिन में आधा घंटा अपने लिए निकालिए आप, ठीक है ना। हमें एक अच्छी स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर को फीड करना, यानी कि खाना देना, जो कि आपने पूछा अभी, अपने शरीर को रेस्ट देना यानी कि आराम देना, और अपने शरीर को मूव करना यानी कि चलते फिरते रहना। ये तीन चीज़ें बेसिक हैं बिल्कुल, जो हर इंसान को करनी चाहिए। अगर आप सुबह में उठते हैं, उठ के सीधा ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, वहाँ बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर के आगे रहते हैं, रात को घर आते हैं, लेट डिनर करते हैं और फिर टीवी देखते हुए सो जाते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो रख रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ना हड्डी के लिए अच्छा है, ना शरीर के किसी और ऑर्गन के लिए अच्छा है। तो ये तीन चीज़ें ज़रूर कीजिए। नंबर 2 आ जाती है डाइट की बात। कैल्शियम का सोर्स सिर्फ दूध नहीं होता, कैल्शियम रिच बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि हमारे पास सर्वोदय हॉस्पिटल के अंदर पूरा एक डिपार्टमेंट है जो कि हॉलिस्टिकली पेशेंट्स को गाइड करता है। उनके डाइटरी क्या एडवाइस होनी चाहिए वो गाइड करता है। हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट है वहाँ पे। जैसे कि मैं आपके जोड़ों की प्रॉब्लम का स्पेशलिस्ट हूँ, तो अगर मुझे किसी पेशेंट को डाइट के बारे में डिटेल में ज्ञान देना है तो मैं उनको डाइटिशियन के पास भेजूंगा, न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजूंगा। वो पेशेंट को गाइड करते हैं, वो उस इंसान को गाइड करते हैं जो अभी पेशेंट बना नहीं है। वो पहुंच गया है हमारे पास कि मुझे पेशेंट नहीं बनना है सर, मैं हेल्दी से अनहेल्दी हो गया हूं लेकिन सिक नहीं हुआ हूं, मैं अभी एकदम पूर्ण स्वास्थ्य से अस्वस्थ लग रहा हूं लेकिन बीमार नहीं हुआ हूं, तो मैं बीमार होने से कैसे बचूं। तो उनको सही गाइडेंस दी जाती है कि उनको क्या खाना चाहिए। पर सबसे ज़रूरी है कि कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी अगर आपकी मूवमेंट को रोक रही है तो आपकी गाड़ी को चलने के लिए जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ को आप मिस कर रहे हो और ये गाड़ी कभी ना कभी जाके ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल, तो आपने सुन लिया कि किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस मत करिए, क्योंकि आपका शरीर भी एक मशीन है और वो मशीन बहुत दुर्लभ है और ये बड़ी मुश्किल से आपको मिला है। अगर आप स्वस्थ हैं तो भगवान की कृपा है, लेकिन कुछ आपको भी करना होगा और कुछ ये करना होगा कि आप अपने सेहत का ध्यान कैसे रखें, ख्याल कैसे रखें। ये डॉक्टर पंकज वलेचा ने बताया, जो कि बेहद नामचीन डॉक्टर हैं और उन्होंने हर तरह की बातें आपके सामने रखी। मुझे लगता है कि आप इनकी बातों को सुनकर के निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे और हड्डियों के फंक्शन को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे जब भी आप इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो डॉक्टर पंकज वलेचा, TV9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अगर आप कुछ और सोचते हो जो मैं नहीं पूछ पाया आपसे, तो मैं चाहूंगा कि जरूर आप दर्शकों को सामने रखें जो मैं शायद आपसे पूछ नहीं पाया। नहीं, आपने बहुत ही सही सवाल पूछे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सब दर्शकों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम
जब किसी एक चीज़ के, मैं एक चीज़ का विशेषज्ञ बन सकता हूँ, सब चीज़ों का नहीं बन सकता हूँ। और आज की दुनिया में हम हर काम को करने के लिए, जैसे कि आप अपना इनकम टैक्स अगर भरते हैं तो आप सीए की सर्विसेज लेते हैं क्योंकि वो उस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, करेक्ट। ऐसे ही आप जिस चीज़ से भी आप डील करते हैं, आप उस चीज़ के विशेषज्ञ होंगे। अगर कोई तकलीफ है तो जाने से, हॉस्पिटल जाने से, डॉक्टर से मिलने से डरिए मत, अपने लिए सही सलाह लीजिए और उसके बाद एक अच्छी स्वस्थ जिंदगी जी। चलिए, तो डॉक्टर पंकज वालेचा इन्होंने बहुत साफ तरीके से कह दिया कि किस तरीके से स्वस्थ जिंदगी जीना है, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस प्रोग्राम को विशेष तौर पर आप बार बार देखिए और लाभान्वित होइए। इस प्रोग्राम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।